BB3 में किसी को डाउट है तो बोलो। BB3 में किसी को डाउट? BB3 में किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को भी BB3 में डाउट है बोलिए। BB4 में किसी को डाउट है तो बोलिए। विशाल सोई क्यों यहाँ ही? अरे यार वो डाउनलोड कर ली थी ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड हेलो, आफ्टरनून। आवाज आ रही है? यस सर। हो गए सब म्यूट? ठीक है। हाँ जी, BB3 में किसी को डाउट? BB4 में किसी को डाउट? म्यूट ऑल नहीं हुए क्या? अच्छा ठीक है। हाँ, अब हो गए होंगे। जय हिंद डॉक्टर्स। हाँ, BB4 में किसी को डाउट? BB5 में किसी को डाउट? कितनी बीबी है इसकी? हाँ ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 1 हो गया था, है ना? एक्सरसाइज नंबर 2, 1 to 15 किसी को डाउट? 1 to 15 किसी को डाउट? 6 में क्या हो गया? सिक्स में क्या डाउट आ गया आपको? क्या डाउट आ गया इसमें? क्या बात हुई इसमें, बताओ ना मुझे। एक बार बता दो, प्रेसिपिटेट कौन करेगा? बस ये बता दो, प्रेसिपिटेशन किसका होगा? एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6, प्रेसिपिटेशन किसका होगा? जिसका केएसपी दे रखा होगा। मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेट कौन कौन कर सकता है? AgCl और PbCl2। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है इनिशियली Ag प्लस और Pb+2 कुछ मौजूद थे, है ना? मुझे उससे मतलब नहीं है, पर आप देखिए फाइनली HCl का एडिशन करा गया और Cl माइनस ऐड कर दिया गया 0.10। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ, ऐसे समझो आप, जो केएसपी होगा AgCl का, उसको क्या लिख सकता हूं मैं? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बताना जरा फटाफट। 1.8 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, ऐसे ही केएसपी मैं PbCl2 का लिख सकता हूं। केएसपी अगर मैं PbCl2 का लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? Pb+2 की पावर 1 Cl माइनस की पावर 2। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनिशियली Ag प्लस भी मौजूद था, Pb+2 भी मौजूद था, पर जैसे ही Cl माइनस डाला गया तो इनके कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब Cl माइनस ये कहा जा रहा है कि डाला कितना गया? 0.1। मतलब ये कितना हो गया? 0.1 की पावर 2, और ये कितना हो गया? 0.1। अब क्वेश्चन में कह रहा है Ag प्लस और Pb+2 का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम पर? Ag प्लस निकाल लोगे, Pb+2 निकाल लोगे, हो गया। हाँ, 1 to 15 किसी को डाउट? हाँ, छोड़ो वो बात, पर मुझे एक बात बताओ, 1.7 कौन सा क्वेश्चन है? 16।
16 में आपका आ रहा है अल्फा अंडर रूट कितना आ रहा है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 आ रहा है। जब इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा आ जाएगा अंडर रूट 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, थोड़ा सा ना मैं अप्रोक्स ले सकता हूं, सुनना कैसे। मुझे एक बात बताओ, जब भी आप अंडर रूट 2 करते हो तो वैल्यू क्या होती है 2 से कम होती है 1.41, है ना। तो अगर अंडर रूट 1.7 कर रहे हो तो वैल्यू इससे कम होगी, 1.7 से कम कुछ भी ले लो, 1.2 1.3 1.4 कुछ भी ले लो, आंसर आ जाएगा। और एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, अगर अंडर रूट के अंदर 1 से कम है, अंडर रूट के अंदर 1 से कम है तो आंसर उससे ज्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं, सपोज करो अंडर रूट 0.7 है ना, तो आंसर जो होगा वो 0.7 से ज्यादा होगा, ठीक है। वन से 20 किसी को डाउट, 21 से 30 किसी को डाउट, एक्सरसाइज नंबर 2 में किसी को डाउट। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था। मॉड्यूल बनाया नहीं बनाया, बना लिया होगा ना यार अब तो बहुत सफिशिएंट टाइम मिल गया था। एक्सरसाइज नंबर 1 पूरी डिस्कस हो गई थी, एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई, सारी बीवियां हो गई। एक्सरसाइज नंबर 3 में कहां तक कर लिया था 30 तक, 31 से 40 किसी को डाउट, 31 से 40 40 क्या हो गया इसमें, क्या करा था बताओ ना। कर लिया, मुझे बताओ CH3COOH है कितना अब वॉल्यूम के साथ, मिलीमोल्स में बताएंगे ना, इंटू 50 कितना हुआ 0.1 इंटू 50 5, हाँ इनिशियली 5 मिलीमोल है, फिर 50% न्यूट्रलाइज हो गया। तो मुझे बताओ एसिटिक एसिड कितना रहा 2.5, सॉल्ट कितना बना होगा log 2.5 अपॉन 2.5 log 1 0। जो pH होगा वो pKa के बराबर होगा और pK आपको दे रखा है 4.73। क्वेश्चन खत्म। क्या ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने न्यूट्रलाइजेशन वाला, शायद तक ऐसा कराया था जहां पे 60% न्यूट्रलाइज हुआ था। आ रहा है ना समझ में। 41 से 50 किसी को डाउट, 41 से 53 किसी को डाउट, क्या हो गया हम्म क्या हुआ हम्म वो तो पता है मुझे, नहीं बनाया आपका हुआ मतलब दिक्कत कहां थी, दर्द कहां हो रहा था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है बता दो बस। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो बस ये बता दो दोनों मिलकर बनाएंगे क्या। सोडियम एसिड तो बना हुआ है, सोडियम एसिड तो दे ही रखा है ना, सोडियम एसिटेट दे रखा है CH3COOH 0.1 मोलर, CH3COONA 0.1 मोलर। अब बताओ ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इसका मिक्सचर है मेरे पास। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे एसिडिक बफर है ये बेटा, डायरेक्ट दिख रही है। और अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है खत्म, पीके के बराबर नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा के के बराबर, जो के दे रखा है ना वही आंसर है। पढ़े थे नोट्स आपने,
दिमाग तो आपको सब जगह से लगाना पड़ेगा ना, सारे केस लगाने पड़ेंगे। मिक्सचर दिखाई दे रहा है, एसिड भी है और इसी का कॉन्जुगेट भी है, बफर है। और कितने बफर बनाए हैं ऐसे, तो कितने क्वेश्चन करें इस पर तो अपन ने। 53 तक किसी को डाउट? 53 तक किसी को डाउट? मॉड्यूल बनाया था नहीं बनाया था? बन गया पूरा? क्या हो गया इसमें? मैं तो ये बता दो बस, बन क्या रहा है ये, क्या बनाएगा? क्या क्या नहीं समझ में आ रहा, बताओ। अच्छा ये सब बता दो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस ये समझा दो मुझे तो। NaX सोल्यूशन है 0.01, ठीक है, आगे। अल्फा इसका दे दिया 1%, ठीक है। फिर HX का के पूछ रहा है, ठीक है। फिर पीएच भी पूछ रहा है, ठीक है। फिर अब ये HX क्या है तो बता दो। वीक एसिड है, वीक एसिड है कौन? HX, ठीक है। ये क्या है फिर? क्यों? हाँ हाँ, मुझे बस एक बात बता दो, अगर आपने इतना बता ही दिया है मेरे को कि ये सॉल्ट है, तो ये बता दो कौन सा सॉल्ट है। क्वेश्चन खत्म तो हो गया। टमाटर क्या इतना सोचा था घर पे? सोच लिया था इतना? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, पीएच निकालना है। क्या पीएच का फॉर्मूला नहीं पता? पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉक्सी, ठीक है। क्या सॉल्ट का कंसेंट्रेशन दे रखा है? दे रखा है ना? क्या पीके दे रखा है? नहीं दे रखा। पीएच निकालना है ना? अब पीके तो दे नहीं रखा, तो सबसे पहले पीके निकालता है, और क्वेश्चन में भी कह रहा है के निकालने को। कौन सा एक्सप्रेशन लगाऊं? हाइड्रोलिसिस कहां पर होता है? पानी में। किसका होता है? वीक का होता है, ठीक है। अच्छा, अल्फा दे रखा है, तो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? सोचो एक बार, क्या लिखूंगा? हाइड्रोलिसिस चल रहा है ना, अमिताभ बच्चन घर में केबीसी, के एच की जगह के डब्ल्यू अपॉन के लिख सकते हो, तो अल्फा क्या हो जाएगा? के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। क्वेश्चन खत्म। के डब्ल्यू पता है 10⁻⁻14, सी पता है 10⁻², के निकल जाएगा, अल्फा पता है। अल्फा क्या रखोगे? है 1/, हाँ हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये मैंने कुछ बताया? बताओ मुझे आप, मैंने कुछ बताया? फॉर्मूला भी मैंने भी नहीं, मैंने थोड़ा ना कॉन्सेप्ट बताया। मैं कॉन्सेप्ट पता है अगर बताता तो मैं बोल देता बेटा ये सॉल्ट है, और कौन सा सॉल्ट है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, ये भी आपने बताया था। क्यों नहीं हो पाता है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या कंपोनेंट दे रखे हैं। नहीं समझ में आया ना, ये डेटा लिख देना। आप सब्सटेंसेस देखना फिर। ये क्या है? वीक एसिड है, यहाँ पर NaX दिख रहा है। अब X पता नहीं क्या है, पर ये Na जरूर पता है कि भाई साहब ये कहां से है, स्ट्रॉन्ग बेस से है। अब X दिख गया, इसका एक कंपोनेंट है। आपने खुद में बोला था कि सर वीक एसिड का एक कंपोनेंट है, X वहां जोड़ दिया मतलब सॉल्ट हो गया। आप ही ने तो कॉन्सेप्ट बताया, मैंने थोड़ा बताया। आई बात समझ में? मॉड्यूल में किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ, एक्सरसाइज जब 2 बता रहा था तो फिर कहां ध्यान था? हाँ क्या?
जोर से बोलो, जोर से। लेट से नहीं आए थे आप, बातें कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे बोतल के साथ। मेरा सारा ध्यान है, मैं भले इससे बात कर रहा हूं पर मेरा ध्यान आपकी तरफ भी है और उधर की तरफ भी है। बोतल गिरा रहे हो फिर उठा रहे हो, वाह यार ये क्या कौन सा 12, कौन सा एक्सरसाइज नंबर 2 का 24? क्या हो गया इसमें? नहीं नहीं, मुझे तो पहले इस क्वेश्चन में बताओ, बाद में उसकी बात करेंगे। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? HCl और NH3, HCl कैसे हो गए बता दो। वो मुझे मत बताओ, पहले HCl का बताओ कैसे ले सकता है। मत छोड़ो ना उसको, मत देखो ना आप, तो मत देखो आप। हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया, फिर क्या करोगे? HCl पता है, अगर लेगा ना H+ तो किसी के साथ होगा तब जाके लेगा। HCl की टेंडेंसी क्या है? H+ देने की, है ना। यहां पर पता है इस क्वेश्चन में बात क्या चल रही है? एक एक कंपोनेंट को किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया। अब पानी में सिर्फ HCl है, HCl के साथ और कोई नहीं है। पर अगर मैं HCl के साथ किसी को रख दूं और ऐसे सब्सटेंस को रखूं कि इसकी H+ देने की ज्यादा टेंडेंसी है और इसकी H+ देने की कम टेंडेंसी है, तो ये एसिड बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। पर ये कब होगा? जब ये किसी के साथ होगा। और जो आप पता नहीं कोई सा भी रेफरेंस बता रहे हो तो वहां पर HCl किसी के साथ है, देख लो। हाँ बस, आई बात समझ में? और हो गया? लास्ट क्लास में कोई होमवर्क दिया था क्या मैंने क्लास में? क्या दिया था? अच्छा मुझे एक और बात बताओ, मोल कॉन्सेप्ट BB1 में किसी को डाउट है तो बोलो। हो गई? बनाई थी नहीं बनाई थी? बन गई होगी देखते ही। पेन भी नहीं उठाया होगा आपने, जो भी। चलते फिरते ही बन जाएगा मोल का तो मॉड्यूल। हाँ, कौन सा क्वेश्चन दिया था? फटाफट। कौन सा है? ये वाला। PV इज इक्वल्स टू NRT लगाना है यहाँ तो। लगाया था PV इज इक्वल्स टू NRT। P कितना दे रखा है? अच्छा P रखते हैं किसमें ये बताओ ना। ATM में रखते हैं। और यहां पर किस में दे रखा है? MM of Hg में दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 mm of Hg। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है? MM of Hg में दे रखा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ATM में। ATM में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं यहां पर ऐसे कह सकता हूं 760 mm of Hg इज इक्वल्स टू 1 ATM। तो मुझे बताओ कितने mm of Hg दे रखा है? 7.6 इंटू 10 टू द पावर -10 mm of Hg दे रखा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/760 इंटू 7.6 इंटू 10 टू द पावर -10। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/100 10 टू द पावर -12 ATM। PV इज इक्वल टू NRT लगा दो, प्रेशर कितना हो गया? 10 टू द पावर -12 V1 इज इक्वल टू N। N अपन को निकालना है, किसके निकलेंगे? O2 के, इंटू R 0.0821 इंटू टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273। तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय 22.4 नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स बताना है। नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स बताना है, तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? कितना हो जाएगा ये? किससे मल्टीप्लाई कर दूं? Na से मल्टीप्लाई कर दूं? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। और कोई दिया था क्या? अच्छा और भी दिया था, बताओ। फोर 4.25 ग्राम ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स एटम्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन।
वेट ऑफ NH3 आपको दे रखा है 4.25, यही है ना? अच्छा, सबसे पहले क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा? मोल्स ऑफ NH3। मोल्स ऑफ NH3 कितना हो जाएगा? 4.25 डिवाइडेड बाय 17, ये कितना हो गया? 1/4। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स हो जाएगा Na/4। एटम्स कितने हो जाएंगे? Na/4। मुझे एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, कुल मिलाकर कितने मॉलिक्यूल? इतने मॉलिक्यूल। तो एटम कितने हो जाएंगे? इतने इंटू 4, तो ये आ जाएगा Na। अब अपन को क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा सुनना, मुझे एक बात बताओ, NH3 के एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम है, तो कुल मिलाकर कितने मॉलिक्यूल है? इतने। कुल मिलाकर इतने ही मॉलिक्यूल है। और मुझे अगर हाइड्रोजन एटम पता लगाने हैं तो इनटू क्या कर दूं? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? Na/4 इंटू 3, 3 Na/4। नेक्स्ट मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर मैं NH3 की बात करूं, NH3 की, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 3। 7 + 3 10। प्रोटॉन कितने होते हैं? 10। न्यूट्रॉन कितने होंगे? हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 7। न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, NH3 के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर कितने मॉलिक्यूल? इतने मॉलिक्यूल। तो मैं कह सकता हूं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे Na/4 इंटू 10। टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? Na/4 इंटू 10। टोटल न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? इतने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन? 7। तो मैं कर दूंगा 7 इंटू Na/4। 7 इंटू Na/4। वैसे तो पूछा नहीं गया है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कितना हो जाएगा ये? Na/4 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 17 Na/4। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलू। लास्ट क्वेश्चन कौन सा बताया था मैंने? किसमें? Mg+2 में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ Ca+2 ions and PO4-3 ions। Ca+2 ions, PO4 3- ions, and total number of ions present in and total number of ions present in 100 ml of 0.1 molar, 100 ml of 0.1 molar Ca3PO4 whole twice solution। हंड्रेड ml of 0.1 molar Ca3PO4 whole twice solution। हो जाएगा? फटाफट निकालो। सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल्स निकाल लो फटाफट। मोल्स।
हाँ जी बताइए, मोल्स कितने आ जाएंगे? Ca3PO4 होल ट्वाइस, मोल कितने आ गए? मैं कह सकता हूं मोल हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितना? 0.1, वॉल्यूम इन लीटर कितना? 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -2 मोल। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है? नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल्स निकाल लूं, मॉलिक्यूल्स ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 इंटू Na। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि देखो मोल को अगर आप Na से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास पता है क्या आएगा? आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा मोल किसके हैं। मोल किसके निकाले आपने? इस मॉलिक्यूल के निकाले हैं, तो मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर सपोज करो यहाँ पर कोई एटम हुआ तो एटम्स आएंगे। ठीक है, मुझे बताओ कैल्शियम आयन कितने हो जाएंगे? मैं कह सकता हूं इसके एक मॉलिक्यूल में 3 कैल्शियम आयन है, तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ Ca+2 आयंस, नंबर ऑफ Ca+2 आयंस कितना हो जाएगा? टोटल मॉलिक्यूल कितने? इतने। एक मॉलिक्यूल में 3 आयन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने आयन? 3 इंटू 10 टू द पावर -2 Na। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ PO4 -3 आयंस, बता सकते हो डायरेक्टली कितना हो जाएगा? Ca3PO4 होल ट्वाइस, एक मॉलिक्यूल में PO4 -3 के कितने आयन हो जाएंगे? 2, तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू Na। हाँ, टोटल आयन कितने हो जाएंगे? टोटल आयंस हो जाएंगे 10 टू द पावर -2 इंटू Na, कॉमन लोगे तो हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू Na। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन मत लिखो, हेडिंग लिखो, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी को अपन Vd से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी नहीं, ये तो डिराइव्ड फॉर्मूला है ना। अगर वेपर डेंसिटी की बात करूं तो वेपर डेंसिटी बेसिकली अपन किसी भी गैस या किसी भी वेपर की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू H2 गैस, उसे बोलते हैं अपन वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी गैस या वेपर की आप डेंसिटी कैलकुलेट करिए, किसके रिस्पेक्ट में? H2 गैस के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ अ गैस और वेपर, डेंसिटी ऑफ अ गैस और वेपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। गिवन दैट ये जो डेंसिटी अपन मेजर कर रहे हैं, ये सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होनी चाहिए। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या है? कि अगर आपने H2 गैस की डेंसिटी STP पर मेजर करके यहां पर रखी है, तो जो गैस की आप वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं, उस गैस या वेपर की भी डेंसिटी आपको STP पर पे ही रखनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आप STP पर नहीं रख रहे हैं, किसी और टेम्परेचर और प्रेशर पर रख रहे हैं, तो दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूं एट सेम T एंड P। अब भले ही STP हो या नहीं हो, पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब एक टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। डेंसिटी ऑफ H2 गैस आपको याद रखना पड़ेगा। ये कितना होता है? 0.000089 ग्राम पर ml, और ये डेंसिटी मेजर करी गई है एट STP और NTP। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था STP और NTP आपके सिलेबस पे सेम है। ठीक है, आपके मॉड्यूल में वैसे अलग अलग दे रखा है, पर ये सेम है। अब अगर मैं डायरेक्ट यहां पर वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दूं डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करूं क्या? बता सकते हो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये वेपर डेंसिटी किसकी होगी? गैस की। ये बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है,
ये वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि किसी दिन सपोज करो H2 गैस की डेंसिटी दे दी, ठीक है, H2 गैस की आपको डेंसिटी दे दी और वेपर डेंसिटी दे दी और कह दिया डेंसिटी ऑफ गैस निकालो, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बात सभी को? वैसे आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी अगर याद रखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्म है अपने सिलेबस में। इसकी डेंसिटी है, जैसे वाटर की डेंसिटी अपन याद करते हैं ना 0.997 या नियरली अपन 1 ग्राम पर एमएल लेकर चलते हैं, इसकी भी याद रखना। क्वेश्चन लिखेंगे? हाँ। बिना बिना इसको याद करे क्या, कैसे करेंगे, कहां से निकालेंगे? बताता हूं अभी, पहले क्वेश्चन लिखो। ऐसा क्वेश्चन दूंगा ना यार अभी मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिएगा। Calculate the volume of 11.2 gram of a gas. Calculate the volume of 11.2 gram of a gas at STP at STP at STP whose vapor density is 11.2, whose vapor density is 11.2, whose vapor density is 11.2. कितना होगा? हाँ, वेपर डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है? 11.2। और क्या दे रखा है? मास आपको दे रखा होगा 11.2। निकालना क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया होगा, यहां से मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया होगा, है ना? तो मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। तो ये कितना हो गया? 22.4 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब आप क्या निकालिए? गैस के मोल्स निकाल लीजिए। गैस के मोल्स कैसे निकालेंगे? मास कितना है? 11.2, मोलर मास कितना है? 22.4। मतलब मैं ये कह सकता हूं कितना आ गया? हाफ मोल आ गया। अब मुझे वॉल्यूम ही निकालना है, और अगर वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर, तो मैं कह सकता हूं यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय 22.4। ये कितना आ गया? 11.2 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, density of a gas, density of a gas is, density of a gas is 0.1784 gram per ml, sorry, gram per liter, 0.1784 gram per liter at STP. Determine molecular weight of gas. Determine molecular weight of gas. हो जाएगा? करो। कैसे करोगे?
कितना आ रहा है? 3⁻³ कोई बहुत भारी भरकम गैस नहीं है ये 1000 ग्राम की। नहीं, 400 और कोई 40 400 और कोई 4 बिल्कुल सही है, 4 बिल्कुल सही है। देखो इधर, अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, है ना, और वो दे रखा है ग्राम पर लीटर में। तो अब आप इधर देखो, वेपर डेंसिटी की बात करें, वेपर डेंसिटी की, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस किस पे रखें? ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट कर दें। ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1784 डिवाइडेड बाय 1000 कर दूं। लीटर डिनोमिनेटर में है, एमएल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, फॉर्मूला सामने आपके, डेंसिटी ऑफ H2 गैस कितना हो जाएगा? इसको मैं बोल सकता हूं 0.89 इंटू 10⁻⁻⁴ बोल सकता हूं ऐसे? अरे बोल सकता हूं ना। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, कितना हो गया? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 0.089 इंटू 10⁻1 2 3 -3। इसमें किसी को दिक्कत होता है? नहीं है ना? ये दिख रहा है कट रहा है डायरेक्ट, 2 टाइम्स कट गया ना ये। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वेपर डेंसिटी कितनी आ गई? 2 आ गई। वेपर डेंसिटी कितनी आई है? 2। मुझे क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। किसका निकालना है? गैस का। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी इंटू 2 कितना हो गया? 4 ग्राम पर मोल। ये बात समझ में आ रही है? अभी किसी ने क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि बिना इसके कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनना। डेंसिटी ऑफ गैस की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो। मैं कह सकता हूं वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट किसका रखूंगा? गैस का। वॉल्यूम भी किसका रखूंगा? गैस का। ठीक है, अब मुझे गैस की डेंसिटी गिवन है, ठीक है, गैस की डेंसिटी आपको गिवन है। क्या मुझे बता सकते हो वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कितना होगा? एक मोल की अगर मैं बात करूं तो एक मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4। सुनना ध्यान से, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स? बोल सकता हूं ना यार, तो ऐसे। तो एक बात मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ये किसके बराबर होगा? 22.4 के बराबर होगा, लीटर एट एसटीपी। अगर मैं मास रख रहा हूं 1 मोल का तो वॉल्यूम भी मुझे रखना पड़ेगा 1 मोल का, डेंसिटी आ जाएगी। और डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। 1 मोल का रखो या 10 मोल का रखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी क्या गिवन है? 0.1784। इसको किस में कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट नहीं करता हूं, ग्राम पर लीटर में रहने देता हूं। ठीक है, ये किस में है? ग्राम पर लीटर में। इज इक्वल टू मास किस में रख रहा हूं? ग्राम में। कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर इन ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लीटर में 22.4। मॉलिक्यूलर वेट आ गया 4 ग्राम पर मोल। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? दोनों तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? बोलू?
क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए आप। 23 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई 23 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम 5.6 liter of volume at STP full stop. The gas is first part first option चार option है. The gas is first option NO, second option N2O4, third option CO2, fourth option NH3. First option is NO, second option is N2O4, third option is CO2, fourth option is NH3. मैं सोचा था घर पे दूंगा ये. हाँ क्या दे रखा है? वेट आपको दे रखा है 23 ग्राम. वॉल्यूम कितना दे रखा है? 5.6 लीटर. एसटीपी पर बात चल रही है, ठीक है. अब सबसे पहले क्या निकाले? देखो अपन को गैस पता करनी है ना. अपन को यहाँ पर गैस आइडेंटिफाई करनी है और गैस आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को निकालना क्या पड़ेगा? मोलर मास निकालना पड़ेगा. ठीक है. दो डेटा आपको दे रखा है, मोलर मास आपको निकालना है. तो सबसे पहले क्या मैं मोल निकाल सकता हूँ? मोल क्या हो जाएगा? 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4. ये कितना आ गया? 1/4 मोल. और एक बार मोल आ गया, मास पता है, क्या मोलर मास आ जाएगा? तो मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू, मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर हो जाएगा? मोल. मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय मोल. डिवाइडेड बाय मोल हो गया 1/4. ये हो जाएगा 218,992 ग्राम पर मोल. अब आप ये देख लो मोलर मास 92 किसका होता है? N2O4. आंसर क्या हो जाएगा? N2O4. इसमें किसी को डाउट है तो बोलो. क्वेश्चन लिखेंगे. Calculate the number of N2 and O2 molecules. Calculate the number of N2 and O2 molecules in a breathe. N2 and O2 molecules in a breathe in which a person inhales 224 ml air at STP. 224 ml air at STP. ml air at STP. Full stop. In air, N2 and O2 are. In air, N2 and O2 are 70% and 21% respectively by volume. 70% and 21% respectively by volume. आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है. बताइए. क्या आ रहा है आंसर? हम्म. वॉल्यूम आपको एयर का दे रखा है
224 ml STP पर। N2 आपको दे रखा है 70% बाय वॉल्यूम और O2 आपको दे रखा है 21% बाय वॉल्यूम। आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है। एसटीपी पर बात चल रही है तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एयर के मोल्स निकालने, है ना। अगर मैं एयर के मोल्स निकालूं तो मोल्स ऑफ एयर क्या हो जाएगा 224, ये एमएल में दे रखा है तो नीचे क्या लिखूंगा 22400, नीचे भी एमएल में ले लिया। वैसे क्या लेते हैं 22.4 लीटर में लेते हैं तो 22400 मैंने एमएल में ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻² मोल हो गए। ये मोल किसके आ गए, एयर के आ गए, ठीक है। तो क्या मोल से अपन मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, ये कितना हो जाएगा 10⁻² इंटू एन, 10⁻² इंटू एन। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है N2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और O2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर मुझे N2 के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो N2 कितना प्रोपोर्शन में है 70% और O2 कितना प्रोपोर्शन में है 21%। मतलब N2 का परसेंटेज है 70%, मतलब जो टोटल एयर है उसका 70% N2 है। मतलब मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, इसका 70%, इसका 70% करूंगा तो ये हो जाएगा 10⁻² इंटू Na इंटू 70/100। तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 10⁻³ Na। इस पे किसी को डाउट है तो बोलो। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 10⁻² इंटू Na। एयर में 21% है O2 तो इंटू 21/100 तो ये हो जाएगा, ये आप बोल दो 2.1 इंटू 10⁻³ Na। अब एक डाउट आएगा, डाउट ये आएगा सर एक बात बताओ, यहां पर परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे रखा है, आपने तो डायरेक्टली मोल का परसेंटेज निकाल लिया। जो मोल का रेशियो होता है और वॉल्यूम का रेशियो होता है सेम होता है। आप इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, मोल आ गया आपके पास। मोल से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, अलग से कैलकुलेशन कर रहा हूं रीडिंग से, देखना ध्यान से। मोल से वॉल्यूम निकालूंगा कितना आ जाएगा 22.4, ये वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम का आप क्या करोगे 70% करोगे, है ना। 70/100 ये क्या आ गया वॉल्यूम आ गया किसका N2 का। निकालने क्या थे मॉलिक्यूल्स निकालने थे, निकालने क्या थे मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने थे। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास क्या आया है वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम से मोल पे जाने के लिए 22.4 से डिवाइड करूंगा। वॉल्यूम से मोल पे जाने के लिए, वॉल्यूम से मोल पे जाने के लिए 22.4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मोल, और मोल से मॉलिक्यूल पे जाने के लिए Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज है ये, आई बात समझ में, क्लियर है बात सभी को, डिफरेंस समझ में आ रहा है। जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, सेम ही चीज आएगी, ठीक है। इसको मैं आगे लिखवाऊंगा भी जब अपन स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज of 1 mole of electron, calculate the mass and charge of 1 mole of electron। पता है कैसे निकालते हैं, रटा हुआ है बिल्कुल, मास तो नहीं रटा हुआ होगा। 1 मोल का निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन का नहीं निकालना है। वैल्यू क्या होती है, वैल्यू भी बतानी है, सॉल्व करो क्या आ रही है वैल्यू बताओ। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बता सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे निकालना है
और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, एक का इतना, तो एक मोल का कितना, इतना इंटू Na, तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू Na। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 96487 कूलम, और इसे ही आप नियरली 96500 कूलम बोलते हैं। और याद करो ऐसा कुछ मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -31 kg। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हुआ। Na इलेक्ट्रॉन का मास पता लगाना है, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू Na। जब इसको सॉल्व करोगे नियरली आएगा 55 इंटू 10 टू द पावर -8 kg। तीन गए 5, फिर 3 गए 2, 0.55 मिलीग्राम, इतना ही आ रहा है क्या, 0.55 मिलीग्राम, क्या बोल सकते हैं क्या 0.55 मिलीग्राम, चेक करो एक बार। हाँ, केजी से ग्राम में लाओगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू दी पावर 3, ग्राम से मिलीग्राम में लाओगे फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 10 टू दी पावर 6। दो मैंने यहां से हटा के इधर रख दिए तो हो गए 10 टू दी पावर 8। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। फाइंड द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्राइड। नाइट्राइड क्या होता है? नाइट्राइड। फाइंड द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्राइड। अच्छा, इसे ही अपन क्या बोलते हैं पता है? 1 फेराडे। पता है हमें तो। कितना होगा? 3 फेराडे। 1 ग्राम है ये। 1 ग्राम है ये। ग्राम आयन, ये मोल है। मोल, ये क्या है? मोल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं एक आयन पे कितना चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ N3 माइनस, चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ N3 माइनस, दिखाई दे रहा है 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये बात समझ में आ रही है? मुझे ऐसे कितने आयन का चार्ज निकालना है? 1 मोल आयन का चार्ज निकालना है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज आएगा वो कितने कूलम के बराबर होगा, बता सकते हो? हाँ बताओ। 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम के बराबर होगा। बोल सकते हैं ऐसे? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन मतलब मोल ऑफ N3 माइनस इज इक्वल्स टू, एक आयन के कारण चार्ज इतना कूलम, तो Na आयन के कारण चार्ज Na इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। और मजेदार बात यह है कि दिस इंटू दिस होता है 1 फेराडे, तो मैं कह सकता हूं आंसर क्या हो जाएगा, 3 फेराडे। आई बात समझ में? तो मुझे एक बात बताओ, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ SO4 -2 कितना होगा? 2 फेराडे चार्ज। ये बात समझ में आ रही है? आपको क्या देखना है, आयनिक स्पीशीज पे चार्ज देखना है, उतना ही फेराडे चार्ज होगा। क्लियर है बात सभी को? अगर Cl माइनस पे बात कर दे तो 1 फेराडे। क्लियर है बात सभी को? हाँ, क्वेश्चन लिखना।
सपोज टू एलिमेंट्स x एंड y, घर से करके लाना, दिमाग लगाना यहां पे। सपोज टू एलिमेंट्स x and y combine to form compounds xy2, combine to form compounds xy2 and x2y3, xy2 and x2y3, full stop. Weight of 0.05 mole, weight of 0.05 mole of xy2 is 5. Weight of 0.05 mole of xy2 is 5, and weight of 3.01 into 10 to the power 23, and weight of 3.01 into 10 to the power 23 molecules of x2y3, molecules of x2y3 is 85. Full stop. Calculate atomic mass of x and y. Calculate atomic mass of x and y. कर लोगे घर पे? क्वेश्चन लिखो नया, क्वेश्चन मत लिखो, एक काम करो, हेडिंग लिखो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करूं तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको पता है क्या होता है? पता है क्या होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन? किसी एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो कितना परसेंटेज एक्वायर कर रहे हैं। जिसकी अगर मैं बात करूं, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड, mass percentage of an element in the compound is equals to mass of that element divided by molecular weight of the compound into 100। 100 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं किस में निकालना चाहता हूं? परसेंटेज के टर्म्स में निकालना चाहता हूं। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से पूरी अच्छे से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अपन ने एग्जांपल ले लिया ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो इसका कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपको इस कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स जो मौजूद हैं इनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, फिर आपको निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, और लास्ट में आपको निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड में जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज है इनका प्रोपोर्शन कितना है, इनका कॉम्पोजिशन कितना है। अब यहां पर आपको कॉम्पोजिशन किस में निकालना है? परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कार्बन का परसेंटेज निकालना चाहता हूं, कार्बन का परसेंटेज, तो कैसे निकालूंगा? मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन। अच्छा, एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। ऐसे कितने कार्बन? 6। तो क्या कह सकता हूं? पूरे कंपाउंड में जो कार्बन होगा वो होगा 6 × 12 डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मास कितना है? 180 × 100। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर मैंने कार्बन का परसेंटेज निकाल दिया कि कार्बन कितना परसेंटेज बाई मास में मौजूद है? बोल सकता हूं ऐसे, है ना? ऐसा कुछ पढ़ रखा है W/W, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या ले रहे हैं? कार्बन का मास डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मास इनटू 100। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या लेंगे? हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1। कितने एटम? 12 डिवाइडेड बाय 180 × 100। फटाफट बताओ कितना परसेंटेज आ जाएगा? अगर मैं यहां पर बात करूं, कितना हो गया? 30, ये हो गया 4, 40%। यहां पर अगर बात करूं, ये 2, ये 3, ये 20, 20/3 6 पॉइंट
20/3 ना 6.66%। तो क्या ऑक्सीजन का बता सकते हो? डायरेक्टली बता सकते हैं 100 - 40 - 6.66। और अगर आपको निकालना ही है तो आप ऐसे कर सकते हैं 16 × 6 डिवाइडेड बाय 180 × 100। ये 53.33% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? हाँ जी, हाँ। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ब्लू। क्वेश्चन लिखना। पेनिसिलिन एन, बोर्ड पे लिखा हुआ है पेनिसिलिन एन। पेनिसिलिन एन is an antibacterial agent. Penicillin N is an antibacterial agent that contains 9% sulfur by mass. That contains 9% sulfur by mass. Full stop. Determine minimum possible molecular weight of penicillin N. Determine minimum possible molecular weight of penicillin N. Minimum possible molecular weight of penicillin N. Minimum possible molecular weight, ये कैसे निकलेगा? करूं हेल्प? है पेनिसिलिन एन का फॉर्मूला वही तो पता लगाना है टमाटर। कितना आ रहा है? बाकी भी निकालो। 355.5 बिल्कुल सही आंसर है। 355.5। और किसी का आया? आ गया? अच्छा, आ गया क्या आपका? देख लेते हैं एक बार। यहां पर आपको क्या कह रहा है? आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर वेट तो फाइंड करना ही करना है, पर वो भी कितना फाइंड करना है? मिनिमम। ठीक है, इसका मतलब अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं आपको। मुझे तो एक बात बताओ, परसेंटेज सल्फर दे रखा है आपको, तो अपन फॉर्मूला यूज कर लें। तो मैं कह सकता हूं परसेंटेज ऑफ सल्फर, ये किसके बराबर हो जाएगा? 9% दे रखा है क्वेश्चन में, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, मास ऑफ सल्फर इन दी कंपाउंड? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है? 32। अब मुझे क्या फाइंड करना है यहां पर कि सल्फर के कितने एटम हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैंने मान लिया सल्फर के जो एटम है वो है एन। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया एन है। डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब एक कंडीशन यहां पर दे रखी है। एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि एक एक्सप्रेशन है, दो दो वेरिएबल हो गए। पर एक कंडीशन आपको दे रखी है कि जो मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना है कंपाउंड का, ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अब अगर ये मिनिमम होना चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, थोड़ी देर के लिए सोचो।
मैं चाहता हूं ये मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाए, मैक्सिमम। सुनना ध्यान से, ये इधर आएगा, ये 9 इधर चला जाएगा, ठीक है, ये इधर आएगा, ये 9 इधर चला जाएगा, ठीक है। चलो ले आते हैं। तो मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल्स टू 32 इंटू n डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100। थोड़ी देर के लिए मान लो ये मुझे चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहिए नहीं, पर मान लो थोड़ी देर के लिए ये मुझे मैक्सिमम चाहिए। अब अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो वेरिएबल कौन है यहां पर, n, n को मैक्सिमम रख दूं। मैक्सिमम कितना, इनफाइनाइट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया पेनिसिलिन n का, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। पर मैक्सिमम तो बोला नहीं क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कभी क्वेश्चन में मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता। ये तो बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, यहां पर मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है मिनिमम। क्या निकालना है, मिनिमम। तो वेरिएबल कितना हो गया, एक ही वेरिएबल है यहां पर n, इसको मिनिमम कर दो। मिनिमम क्या रख दो, 0। अगर 0 कर दिया इसका मतलब यह है कि सल्फर है ही नहीं, और सल्फर कह रहा है 9% है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। मतलब मैं कह सकता हूं ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटलीस्ट 1 सल्फर विल बी प्रेजेंट, एटलीस्ट 1 सल्फर विल बी प्रेजेंट। और यहां से आंसर आ जाएगा 3200 डिवाइडेड बाय 9, कितना है ये, 355.5 ग्राम पर मोल। इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो, किसी को भी डाउट है तो बोल दो। अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कभी भी आपसे पूछ ले तो आप एटम्स या जो भी स्पीशीज का आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा है उसको आप क्या रख दोगे, मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू 0 मत रख देना, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। और मैक्सिमम के बारे में कभी पूछेगा नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हो, बोलूं। A compound contains, a compound contains 20% nitrogen by mass. A compound contains 20% nitrogen by mass. If one molecule of compound, if one molecule of compound, if one molecule of compound contains 2 atoms of nitrogen, if one molecule of compound contains 2 atoms of nitrogen, full stop. Calculate possible molecular weight of the compound. Calculate possible molecular weight of the compound. बताइए। Calculate possible molecular weight of the compound. बिल्कुल गलत है, 140 बिल्कुल सही आंसर है, 140 बिल्कुल सही आंसर है। आया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन नाइट्रोजन का आपको दे रखा है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है, 20% इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन के एक एटम के मास की बात करूं ये कितना होता है, 14। और क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 10 से 10 140 ग्राम पर मोल। ये बात समझ में आ रही है, हो जाएंगे क्वेश्चन ऐसे। हाँ हाँ बिल्कुल श्योर है, क्योंकि इसने बता दिया ना अपन को कि एक कंपाउंड में 2 एटम है। एक क्वेश्चन घर से करके लाना,
hemoglobin contains 0.25% Fe by mass. Hemoglobin contains 0.25% Fe by mass. Full stop. The molecular weight of hemoglobin is 89600. The molecular weight of hemoglobin is 89600. Full stop. ग्राम पर मोल, है ना? Full stop. Calculate the number of iron atoms per molecule of hemoglobin. Calculate the number of iron atoms. Calculate the number of iron atoms per molecule of hemoglobin. Per molecule of hemoglobin. और Fe का एटॉमिक मास होता है 56. ठीक है, ये घर से करके लाना और हेडिंग लिखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला. हेडिंग लिखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला. मुझे एक बात बताओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस पता है क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला किसके बारे में बताता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, है ना? तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ atoms of various elements present in a molecule of a compound. अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एक्चुअल एटम्स के बारे में बताता है. तो मैं कह सकता हूं इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. एग्जाम्पल से समझेंगे इसको और इसे समझ में आएगा. सब्सटेंस अपन ले लेते हैं और इनके एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला. ये ईएफ और एमएफ समझ रहे हो ना क्या है? एमएफ क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ईएफ क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला. और सब्सटेंस है आपके सामने सबसे पहले ग्लूकोज, एसिटिक एसिड, मीथेन, बेंजीन. हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का C6H12O6. एम्पेरिकल फॉर्मूला बता सकते हो? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. आप देखो यहां पर 6 कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं CH2O. ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH. इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकता हूं. अच्छे से कैसे लिखेंगे? T2H4O2. तब आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? CH2O. सेम हो गया. अच्छा, मीथेन की बात करें, CH4. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH4. अच्छा, बेंजीन का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C6H6. तो यहां पर आप देखिए 6 कॉमन नजर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? CH. ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना. जिन कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, जिन कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, तो इसमें मौजूद डिफरेंट एटम्स के जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है वो भी सेम होता है. निकाल के देख लो. कार्बन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन यहां से निकालो, ये यहां से निकालो, एक ही बात है. इनमें भी निकाल के देख लेना, सेम ही आएगा.
बात समझ में आ रही है? तो जिन कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, तो उसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन एलिमेंट्स का सेम होता है। तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे अपन, डिक्टेट कर रहा हूं मैं। compounds having same empirical formula contains compounds having same empirical formula contains same percentage composition of elements, contains same percentage composition of elements। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। ये अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल तो दिए, मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है, ना। मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक मुझे पहुंचना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे पहुंचना है ना। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला पहुंच रहे थे। एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहुंचना है मुझे, तो यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर 6 है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए? 6 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? इसको 1 से, 0 से तो नहीं करेंगे ना, 1 से, और इसको 6 से। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, वेयर n इज 1 2 3 4 टक 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 टक। ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, यहां पर अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 16 30। यहां पर कैलकुलेट करूं तो 180 होता है, इसका डायरेक्ट अपन को याद है। ये 30 किस नंबर से मल्टीप्लाई करा था, 6 से, तो 30 इंटू 6 कितना आ गया, 180 आ गया। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे n की वैल्यू निकालनी है, ये मुझे पता है 30 है, ये मुझे पता है 180 है, तो मैं क्या करूंगा, 30/180 है, 180/30। मतलब मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन। बोलू, क्वेश्चन लिखिए। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड contains 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन by mass। What is the empirical formula of ascorbic acid? What is the empirical formula of ascorbic acid? What is the empirical formula of ascorbic acid? If molecular weight of ascorbic acid is 176, molecular weight of ascorbic acid is 176. What is the molecular formula?
व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पता करना है। सबसे पहले यहां पर देखो, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, मुझे पता है आपको आता है ना, पर फिर भी मैं करूंगा। सुनना ध्यान से, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे दें, सिर्फ एक चीज याद रखना, सिर्फ एक चीज, आपको इनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिया जाएगा, है ना, या आपको इनका मास दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? या तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन या मास, या आपको क्या दे दिया जाएगा, इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस फॉर्म में देंगे? एटम्स के फॉर्म में। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन दे सकता है, सभी फॉर्म का एक ही सोल्यूशन है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मोल निकालना। आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? मोल निकालना। मास दे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे, आपको निकालना क्या है? मोल निकालना, बस ये टारगेट रहना चाहिए। अब यहां पर परसेंटेज दे रखा है ना 40.92%, इसको मास मान लो, इसको क्या मान लेंगे? मास मान लेंगे। तो क्या मैं इसके मोल निकाल सकता हूं? क्या मैं इसके मोल निकाल सकता हूं? क्या मैं इसके मोल निकाल सकता हूं? तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? 40.92 डिवाइडेड बाय 12, 4.58 डिवाइडेड बाय 1, 54.5 डिवाइडेड बाय 16। आप कहोगे सर यहां परसेंटेज लिखा हुआ था, 100 से डिवाइड करेंगे। रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो। रेशियो क्या निकाल रहे हैं? रेशियो निकाल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? और अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर मिलेगा। रेशियो हमेशा किस में मिलेगा? सिंपलेस्ट होल नंबर में मिलेगा। मतलब यहां से जो फॉर्मूला आएगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? रेशियो निकाल रहा हूं मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.4 समथिंग, क्योंकि 3.33 भी नहीं हो रहा। 3.33 पता है कब होता? जब ये होता 40 से थोड़ा सा ज्यादा है। 3.4, ये 4.58, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 3.4 ही होगा, क्योंकि 48 प्लस 3, 48 प्लस 5 करोगे ना तो ये आएगा 53 पॉइंट समथिंग, तब जाके 3.33 होता। अगर ये 53 पॉइंट समथिंग होता ना तो 3.33 होता, पर उससे ज्यादा है, मतलब ये भी 3.4 मान लो। ठीक है, अब क्या करना है? सिंपलेस्ट होल नंबर में आपको रेशियो निकालना था। आपने क्या निकाल लिया? मोल निकाल लिया, पहला टारगेट। ठीक है, दूसरा टारगेट क्या रहेगा? अब यहां पर आप देखिए, यहां पर डेसिमल में वैल्यूज आई है ना, फ्रैक्शन में वैल्यूज आई है। आपको यहां पर एक पॉजिटिव होल नंबर नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे? जो भी सबसे छोटा नंबर होगा उससे डिवाइड कर दो। जो भी सबसे छोटा नंबर है, कितना दिखाई दे रहा है? 3.4। तो क्या करो, इसको आप 3.4 से डिवाइड कर दो। 3.4 डिवाइडेड बाय 3.4, इसको भी किससे डिवाइड कर दो? 3.4 से। कर सकता हूं ना, क्योंकि मैं रेशियो निकाल रहा हूं। रेशियो निकाल रहा हूं मतलब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, और डिवाइड करने पे तो क्या हो गया? 1, ये भी क्या हो गया? 1, और ये हो गया 1.33। अभी भी नहीं आया। अब आप मुझे बताओ, इंटीजर लाने के लिए मुझे किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी तो डिवाइड करा था, है ना। जब भी ऐसे नंबर आए ना, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। अब आप मुझे बताओ, किसी एक ऐसे नंबर से अपन अब आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि होल नंबर आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पक्का? तो ये हो गया 3:4:3। एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू C3H4O3। क्या मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बता सकते हो? कितना हो जाएगा? 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 48 88। मोलर मास दे रखा है, एन आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 176/88। एन कितना आ गया? 2। तो मुझे पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना? C3H4O3 किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। तो ये हो जाएगा C6H8O6। ये आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। पहला स्टेप, कुछ भी दे रखा हो मोल निकाल दो। आपको मोल के बाद अगर यहां पर आपको सिंपल होल नंबर में रेशियो नहीं मिल रहा है तो सबसे छोटा नंबर है, जो भी सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करने पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर आ जाएगा,
पर इसमें आंसर नहीं आया, तो एक सूटेबल नंबर से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मोल के बाद आपको ये सिंपल होल नंबर रेशियो लाना है, और मोल से सिंपल होल नंबर रेशियो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटे नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आपका होमवर्क क्या रहेगा, नेक्स्ट बीबीबी बना लेना, BB2, ठीक है, BB2 आप बना लीजिएगा, एंड आप बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक, एक्सरसाइज नंबर 1 से 27, एक्सरसाइज नंबर 1। थैंक यू।